हेलो एवरीवन, प्रयास एजुकेशन के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा। अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप साइंस को ईजी और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ते रहें। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। हिंदी में हम इसको कह देते हैं केंद्रक, केंद्र में पाया जाने वाला पदार्थ, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो के अंदर इसके बारे में कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी आकृति कैसी होती है, ये इसकी प्राप्ति स्थल क्या है, इसकी खोज किसने की, आदि बिंदुओं पर हम विस्तृत से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जिसका नाम है केंद्रक। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की। सबसे पहले इसकी खोज थी जो एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने 1831 से पहले क्या किया कि केंद्रक के बारे में देख लिया। उन्होंने देख लिया कि कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। बाद में एक हमारे बहुत महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या किया, केंद्र में पाए जाने वाले पदार्थ है जो क्षारीय रंग से जो रंजित होगा उसको क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिड। क्या नाम दे दिया उन्होंने इसको, क्रोमेटिड। देखिए क्या होता है कि हमारे जो माध्यम होते हैं, रंग होते हैं, वो भी तीन होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। जो क्षारीय से था, उन्होंने एक उस क्षार के ऊपर जो अध्ययन किया, क्षारीय रंग से रंजित जो भी थे उनके ऊपर केंद्रक पर अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया, क्रोमेटिड। अब बात करते हैं जो कोशिका का निर्देशक होता है वो क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, रीट का हो गया, पटवार का हो गया, ये नीट लेवल तक कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन बनता है, कोशिका का निर्देशक किसको कहते हैं। कोशिका का निर्देशक का अर्थ जान लेते हैं पहले, उसके बारे में बात करेंगे कोशिका का निर्देशक क्या है। कोशिका का निर्देशक का मतलब हुआ जो कोशिका के हर कार्य को निर्देशित करे कि आपको इस जगह पर जाके आपको ये कार्य करना है। मान लीजिए आज आप हैं, आपको आपका निर्देशक कौन हुआ, आपके माता पिता या आपके टीचर्स। वो ही आपकी लगभग सभी क्रियाओं का निर्धारण करते हैं कि आप किस समय पर किस तरह की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे या किस तरह की क्रियाओं को करेंगे। मान लीजिए आपके पेरेंट्स है, आपको एक निश्चित समय पर स्कूल भेजने का कार्य कौन करेगा, आपके पेरेंट्स करेंगे। आपको एक निश्चित समय पर खाना, आपको भूख लगे, आपको निश्चित समय पर खाना कौन देने का कार्य करेगा, आपके पेरेंट्स करेंगे। तो आपका जो है आपका जो निर्देशक है वो कौन हो गए, आपके माता पिता या आपके पेरेंट्स हो गए। उसी प्रकार जो कोशिका है उसके अंदर भी एक निर्देशक पाया जाता है, वो क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो जो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है जो कि पूरी कोशिका का करेगा कि हाँ भी आपको इस समय पर ये ही कार्य करना है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं करना। केंद्रक को इसीलिए क्या कहते हैं, कोशिका का निर्देशक कह देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कोशिका का, वो क्या होता है, केंद्रक ही होता है। केंद्रक के बिना कोशिका का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत से आप टीचर्स आपको नहीं बताएंगे इस छोटी छोटी बातों का, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, जो भी कार्य है उसको कौन निर्देशित करेगा, केंद्रक ही निर्देशित करेगा। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था हेमरलिंग। क्या नाम था, हेमरलिंग। उन्होंने क्या देखा, समुद्री एक कोशिकीय शैवाल, जिसको क्या नाम था, एसिटोबुलेरिस। क्या नाम था, एसिटोबुलेरिस। देखिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया, प्रायोगिक प्रदर्शन किस पे किया, एसिटोबुलेरिस पे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले केंद्रक का अध्ययन किस कोशिका, प्रायोगिक प्रदर्शन किस कोशिका में किया गया, एसिटोबुलेरिस नामक कोशिका में, एसिटोबुलेरिस नामक शैवाल में किया गया। ठीक है, तो उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। अगर मैं मान लीजिए कोई कोशिका है, आज ये कोशिका है, इससे मैं अगर ये केंद्रक पाया जा रहा है इसका, ठीक है, और ये दूसरी कोशिका है, इस केंद्रक को मैं यहां से हटा दूं, ये कोशिका क्या होगी, बिना केंद्रक की होगी ना। तो इस कोशिका का क्या होगा, कोई अस्तित्व होगा, नहीं होगा। क्यों, इसको कोई निर्देशित करने वाला नहीं है, इसको कोई कमांड देने वाला नहीं है कि आपको ये काम करना है, तो ये क्या होगी,
गलत राह पे जाएगी और क्या होगी, मर जाएगी। हर एक इंसान का गलत राह पे जाने पर क्या होता है, एक दुष्परिणाम होता है। उसी प्रकार अगर किसको इसको निर्देशित ना करे तो वो क्या होता है, इंसान गलत राह पर चला जाता है। पर जो कोशिका है उसको अगर केंद्रक निर्देशित ना करे तो वो भी गलत राह पर जाएगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जिस प्रकार अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, माना आपके पेरेंट्स हैं, आपको निर्देशित कर रहे हैं हर कार्य को करने के लिए, आपको या आपके टीचर्स हैं आपको निर्देशित कर रहे हैं कि आपको इस समय पर यह कार्य करना है। मान लीजिए खुदा ना खासा किसी कारण से आपके पेरेंट्स किसी समय पर आपको निर्देशित ना कर पाए, कोई एक्शन ऐसा है जिसके अंदर आपको ये कमांड ना दे पाए कि आपको ये करना है, तो क्या होगा, आप भी एक गलत राह की ओर जाना शुरू हो जाएंगे। पर अगर उसी में आपको अगर निर्देशित करना शुरू कर दें तो आप वापस सही राह पे आ सकते हैं। अगर निर्देशित ना करें तो आप गलत राह पे जाएंगे। उसी प्रकार अगर कोशिका से मैं केंद्रक को हटा दूं तो क्या होगा, उसको कोई निर्देशित नहीं कर पाएगा और कोशिका मृत हो जाएगी। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है कोशिका का, केंद्रक। अब बात कर लेते हैं केंद्रक की प्राप्ति के बारे में। यह सत्य केंद्रक निश्चित कोशिका कला एवं रेखीय गुणसूत्र युक्त होता है। मतलब जो कोशिका जो है गुणसूत्र केंद्रक है वो क्या होगा, रेखीय गुणसूत्र युक्त होगा। ये गुणसूत्र कैसे होते हैं, रेखीय होते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र कैसे होंगे, रेखीय होंगे। और ये किसके अंदर पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो कुछ होती हैं कोशिकाएं यूकैरियोटिक्स होती हैं, कुछ होती हैं प्रोकैरियोटिक्स। इनके अंदर कुछ अंतर होते हैं जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं। सबसे मुख्य अंतर क्या होता है इनका, प्रोकैरियोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, सिर्फ एक कोशिका के साथ ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करती हैं। और यूकैरियोटिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक से अधिक कोशिकाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। तो क्या होता है, गुणसूत्र युक्त किन कोशिकाओं में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक्स। ये याद रखिएगा, किन कोशिकाओं में गुणसूत्र युक्त केंद्रक निश्चित केंद्रशिक कला एवं रेखीय गुणसूत्र युक्त होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। अपवाद देख लेते हैं। बहुत से अपवाद होते हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। मतलब कुछ ऐसे भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं स्तनधारियों की, बहुत से स्तनधारी ऐसे हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, जिनके आरबीसीज के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, वो बिना केंद्रक की आरबीसीज होती है। और उसी आधार पर मैं बात कर लूं, कुछ स्तनधारी ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जिनके आरबीसीज में केंद्रक पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ऊंट या लामा, ऊंट और लामा की आरबीसीज में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यहां से आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको इजी जरूर लग रहा होगा कि बहुत इजी है ये, पर ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछा गया है कि जो अपवाद है जिनकी आरबीसीज के अंदर केंद्रक पाया जाता है वो क्या है, ऊंट व लामा। प्रोकैरियोटिक में एक प्रारंभिक केंद्र होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड या असत्य केंद्र कहते हैं। जो प्रारंभिक केंद्र होता है, मतलब कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके बिल्कुल प्रारंभ में केंद्रक पाया जाता है, जिनको क्या कह देते हैं हम, असत्य केंद्र। अब मान लीजिए मेरे पास कोई फुटबॉल है, इसकी शेप यूं हो जाए तो ये क्या फुटबॉल कहलाएगी, नहीं कहलाएगी ना, ये और ही कोई आकृति बन गई। अगर उसी प्रकार से अगर किसी कोशिका के अंदर केंद्रक बिल्कुल प्रारंभिक स्थल पर उपस्थित हो, प्रारंभिक केंद्रक उपस्थित हो, वो कैसा केंद्रक कहलाएगा, असत्य केंद्रक कहलाएगा। जंतु में जो केंद्रक होता है वो किस आकार में होता है, गोलाकार होता है। और कहां पर पाया जाता है, जो केंद्रक है, मान लीजिए ये मेरा कोशिका है, इसके अंदर मेरा केंद्रक है, कहां पाया जा रहा है, यहां पाया जा रहा है बिल्कुल सेंटर में। तो ये किस स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको, गोल आकृति के रूप में दिख रहा है, एक बॉल की आकृति के रूप में दिख रहा है ना। और ये कैसा होता है, बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में पाया जा रहा है। ये क्या होता है, जो मतलब या तो सेंटर में पाया जाएगा या क्या होगा, किसी कोशिका की परिधि की ओर, मतलब बिल्कुल साइड से, बिल्कुल प्रारंभ में नहीं, उसके बिल्कुल थोड़ा सा दूरी पर पाया जाएगा, तो उसको क्या कह देंगे हम, परिधि की ओर भी पाया जाता है। और इसके अब हम अध्ययन की बात करते हैं कि अध्ययन क्या कहलाता है।
केंद्रक की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित केंद्रक के विभाजन द्वारा ही होती है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई कोशिका है, ठीक है, हमने मान लिया मेरे पास ये कोशिका है और ये मेरे पास है केंद्रक। अब इसके अंदर ये तो है नहीं कि कोई केंद्रक होगा वो सिर्फ एक जल के द्वारा, उसके अंदर केंद्रक के अंदर जल होगा, नहीं, उस केंद्रक के अंदर क्या होगा, गुणसूत्र होंगे, प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे, बहुत सी चीजें पाई जाएंगी। तो क्या होता है, जो ये कोशिका का केंद्रक होता है विभाजन द्वारा ही होता है। इसका नए केंद्रक, ये कोशिका है तो इसका विभाजन होगा, बीच में से ये टूटेगी तो क्या होगा, नए केंद्रक का निर्माण होगा, ठीक है। तो इस जो केंद्रक का अध्ययन है इसको हम क्या कह देते हैं, कायरोलॉजी। क्या कह देते हैं, कायरोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके नीट में कई बार पूछा गया है। इस केंद्रक को क्या कहते, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कायरोलॉजी। अब हम बात करते हैं केंद्रक की संरचना के बारे में। इस संरचना का मतलब है ये दिखता कैसा है, इसके बाहर किस तरह का आवरण पाया जाता है, किस तरह का आवरण नहीं पाया जाता, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम बात किसमें करेंगे, केंद्रक की संरचना में। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली के, मतलब जो केंद्रक है उसके बाहर क्या होता है, दो झिल्लियों की एक परत पाई जाती है। केंद्रक जो सेफ्टी प्रदान करने के लिए क्या होती है, दो झिल्लियों की परत पाई जाती है, जो क्या करती है, केंद्रक को पूरी सुरक्षा प्रदान करती है कि केंद्रक को किसी प्रकार का हास ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो। पदार्थों के आदान प्रदान केंद्रक झिल्ली के चारों ओर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों से होता है। जो केंद्रक है, मान लीजिए मेरा केंद्रक है, इसके बाहर क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, यूं यूं करके छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, संरचना में पाए जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो भी कुछ किसी भी चीज का आदान प्रदान है वो किससे करते हैं, पदार्थों का आदान प्रदान है वो किससे करता है, अपने केंद्रक से, सूक्ष्म छिद्र से करता है। किससे करेगा, याद रखिएगा, सूक्ष्म छिद्र से करेगा। यह आदान प्रदान कोशिका द्रव्य और कोश केंद्रक के मध्य ही होता है। ये क्या करते हैं, आपको जैसे मैं हूं और एक आप है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे पेन चाहिए तो आप मेरे से ले लेंगे और मुझे पेन चाहिए किसी दिन तो मैं आपसे ले लूंगा। मतलब जब इनको आपस में जरूरत होती है, किसी पदार्थ का आदान प्रदान करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, तो ये क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में ही कर लेते हैं, किसी तीसरे को अंदर घुसने नहीं देंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इस द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। जो ये द्रव्य होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत से गुणसूत्र, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह वगैरह पाए जाएंगे। तो क्या होता है इसके अंदर, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक सब्सटेंस, जिसको हम इंग्लिश में कह देते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स पाए जाएंगे। इस केंद्रक के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक केंद्र है जो, उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही गोलाकार संरचना नहीं पाई जाएगी। इसके अंदर क्या होता है, एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको क्या कह देते हैं, केंद्रिक। किस नाम से जाना जाता है, केंद्रिक के नाम से जाना जाता है। केंद्रक द्रव्य में पतले धागे के समान संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसे क्रोमेटिड जाल कहते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होता है, पतले 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 यूं इस तरह करके धागे के समान संरचनाओं का एक जाल पाया जा रहा है। ये डायग्राम देख रहे हैं, मैंने जो डायग्राम बनाया है ये क्या है, जो जाल पाया जा रहा है, मतलब धागे समान पतले संरचनाओं का जाल पाया जाता है, जिसको क्या नाम देते हैं हम, क्रोमेटिड। ये याद रखिएगा कि केंद्रक के अंदर धागे समान पतली संरचनाओं का जाल पाया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, क्रोमेटिड। केंद्रक विभाजन के समय क्रोमेटिड धागे गुणसूत्र कुंडलित होकर अपेक्षाकृत मोटे दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों का एक ग्रुप है और सामने आपका एक प्रतिद्वंदी टीम का अकेला है, ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर अकेला है, तो आपका ग्रुप है जो क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, ज्यादा क्षेत्र में दिखेगा, मोटा दिखेगा। उसी प्रकार क्या होते हैं, क्रोमेटिड जो होते हैं वो कुंडलित हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कुंडलित हो जाते हैं और दूर से देखने पर कैसे दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, मोटे दिखाई देते हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है, गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो हम इसके अब डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम इस केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, आप लोग देखिए, गौर से देखिए इस डायग्राम को। इसके अंदर आपको एक राइबोसोम दिख जाएंगे, क्या दिख रहे हैं, राइबोसोम। आपको एक न्यूक्लियर एनवलप, मतलब
झिल्ली जो होती है, जिसको हम झिल्ली कह देते हैं, न्यूक्लियस के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली, उसको क्या वो भी पाई जा रही है। छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा था, सूक्ष्म छिद्र या न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, कुंडलित रूप से या रेखीय रूप से एक जाल पाया जाता है पतले धागे समान संरचना को, इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका जाल पाया जाता है, क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है। और इसको क्या गोल संरचना है, जो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। एक बाहरी आवरण होता है, जिसको मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, अंतःपदरवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में मैंने आपको दो बताई थी, खुरदरी अंतःपदरवी जालिका और चिकनी अंतःपदरवी जालिका। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, आपको खुरदरी और चिकनी अंतःपदरवी जालिका में अंतर समझ आ जाएगा। पर एक इनका मुख्य अंतर यह होता है कि ये राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर होता है। मान लीजिए किसी सतह पर, ये मान लिया आपने, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देता हूं, खुरदरी और चिकनी अंतःपदरवी जालिका होती क्या है। ये सड़क है, इसके ऊपर आपने पत्थर फेंक दिए, तो आपको चलने में दिक्कत होगी, आपको खुरदरापन महसूस होगा। और उसी प्रकार अगर मेरे पास कोई ये सड़क है, इसके ऊपर मैंने किसी तरह के कोई पत्थर नहीं फेंके, तो मेरे को चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात राइबोसोम अगर उपस्थित होगा तो वो कैसी होगी, खुरदरी, और अगर राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा तो वो कैसी होगी, चिकनी। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उसके बारे में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो केंद्रक की खोज है सर्वप्रथम किसने की थी। तो याद रखिएगा, एक बार और बता रहा हूं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पहले ही केंद्रक की जो खोज थी वो कर ली थी। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है, क्षारीय रंग से रंजित होते हैं उसको क्रोमेटिड नाम किसने दिया, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिड नाम दिया। याद रखिएगा, बहुत से पेपर्स में पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन थी। केंद्रक का जो है, कोशिका का निर्देशक किसको कहते हैं, वो क्या होता है, केंद्रक ही होता है। फिर आता है जो प्रायोगिक प्रदर्शन है, हैमरलिंग ने किया था, तो ये कौन सी शैवाल में किया था, एसिटाबुलेरिस नामक शैवाल में किया था। कोशिका का मुख्य घटक किसको कहते हैं, ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है, क्या होता है, केंद्रक। किन स्तनधारियों की आरबीसीज के अंदर जो केंद्रक है वो पाया जाता है, ऊंट व लामा में। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है, जो कोशिका के अंदर पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है, सूक्ष्म छिद्र या न्यूक्लियर पोर के माध्यम से होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना केंद्रक की हमेशा पाई जाएगी। असत्य केंद्रक किसके अंदर पाया जाता है, यह भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है। असत्य केंद्रक किसके अंदर पाया जाता है, बताइए जल्दी बताइए, क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में असत्य केंद्रक पाया जाता है। मैंने आपको फुटबॉल का एग्जांपल दिया था ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ये देखिए, ये रहा। चलिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और एक हमारा क्वेश्चन बनता है, जो केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कायरोलॉजी। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कायरोलॉजी। उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप साइंस को इजी और इंटरेस्टिंग रूप से पढ़ते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।